गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 3 अगस्त 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से आपके लिए बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो ताइवान, चाइना और यूएसए वाला इशू हम लोगों ने कल भी डिस्कशन किया था। ये एक्चुअली उसकी कंटिन्यूएशन ही है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैप वर्क भी कर सकते हैं। नेशनल फ्लैग आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि हर घर तिरंगा जो प्रोग्राम, जो इनिशिएटिव कैंपेन जो सरकार ने चलाया है उसके बारे में ही बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे जिसने इंडिया का जो फ्लैग है वो डिजाइन किया था। तो थोड़ी उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे क्योंकि यूपीएससी में कई बार पर्सनैलिटी इन न्यूज वो एग्जाम में पूछ लेते हैं हम लोगों से। ठीक है, स्टार ट्रीटी के बारे में बात करेंगे। ये इसके बारे में हम लोगों ने पहले बात नहीं किया है मेरे ख्याल से। यूएसए और रशिया के बीच में काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है ये न्यूक्लियर वेपन्स को लेके। और जिस तरह से आजकल यूएसए और रशिया के बीच में झगड़े चल रहे हैं यूक्रेन वगैरह के इशू को लेके, ये ट्रीटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, दोबारा से बात करेंगे क्योंकि कुछ हम लोगों ने एक्चुअली आपस में एक अग्रीमेंट साइन किया है। उस अग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे, हल्का सा हम लोग यहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मैप वर्क भी कर सकते हैं। तो जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 दोनों से इसको कवर कर सकते हैं। पीएमएलए, बेल और कोर्ट, ये पुराना टॉपिक है, रिपीटेड सा टॉपिक है। थोड़ा सा एक दो एक्स्ट्रा न्यूज यहाँ पे हम लोगों ने डाली है। देखिए यही न्यूज़पेपर पढ़ने का मजा होता है ना, कि हम लोग न्यूज़पेपर में महीने 2 महीने तक लगातार एक ही न्यूज को पढ़ते रहते हैं। उसमें थोड़ा 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 2-2 4-4% कंटेंट ऐड करते रहते हैं। एज अ स्टोरी वो हमें टॉपिक याद हो जाता है। अगर आप मैगजीन से, आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, सीधा मैगजीन से रट्टा मारने की कोशिश करते हो तो हमारे लिए बर्डन हो जाता है क्योंकि वहां पे आप स्टोरी नहीं पढ़ते हो, आप वहां पे सिर्फ कंटेंट पढ़ते हो। न्यूज़पेपर में स्टोरी पढ़ी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर पढ़ना। इंटरेस्टिंग भी होता है, मजेदार होता है। अंटार्कटिका एंड इंडिया, इसके बारे में भी बात करेंगे। अंटार्कटिका बिल के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए वैसे तो जो पुराने बच्चे हैं हमारे यहाँ पे इनिशिएटिव जो एनालिसिस सुनते हैं उनको तो पहले से पता ही है, लेकिन जो स्टूडेंट कुछ नए प्लेटफॉर्म पे आए होंगे उनके लिए अंटार्कटिका बिल जो है बहुत नया होगा टॉपिक। तो थोड़ा सा बिल के बारे में भी आपको बताऊंगा। अंटार्कटिका इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगा, और इंडिया की जो हिस्ट्री है अंटार्कटिका को लेके, ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। और यहां से हम लोग डेफिनेटली मेंस के लिए भी एक आंसर लिख सकते हैं क्योंकि आर्कटिक को लेके ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में, अंटार्कटिका को लेके भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं और कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह की बात बोलना चाहूंगा आपको कि पहले वीडियो को लाइक करना है। ठीक है जी, लाइक करके हम लोग सभी आगे बढ़ेंगे। हम आपके लिए इतना एफर्ट लेते हैं तो कम से कम एक छोटा सा एफर्ट, 2 सेकंड का एफर्ट है, 1 सेकंड का, बटन पे क्लिक करिए और फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे कभी भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड नाइट, जिस समय भी आप एनालिसिस देखते हो तो कम से कम आप एक कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दे दिया करो। मुझे पता चलना चाहिए कौन कौन से एस्पिरेंट है जो लगातार हमारी एनालिसिस देखते हैं। मेरी सभी के ऊपर नजर रहती है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा कि आपके सभी के कमेंट मैं पढ़ूं और जेन्युइन जो आपके डाउट है उसको सोल्व किया जा सके। ठीक है, तो एक तो कमेंट सेक्शन में आपने सबको अपनी अटेंडेंस देनी है और लाइक बटन पे क्लिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है आज वो पहले पेज से ही है, और पिलोसी, ठीक है, पिलोसी लैंड्स इन ताइवान। तो भैया जिस चीज का डर था, जिस चीज की अनाउंसमेंट काफी समय पहले कर दी गई थी अमेरिका के द्वारा, फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। पिलोसी जो है, जो वहां की स्पीकर हैं, ठीक है, कांग्रेस की स्पीकर हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन होता है इनका यूएसए के अंदर। आप ये समझ लीजिए कि प्रेसिडेंट से सिर्फ 2-3 कदम ही नीचे होती हैं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो सेक्रेटरी होते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी, और उसके बाद स्पीकर, चौथे नंबर पे आती हैं ये। तो इन्होंने सिंगापुर वगैरह में यात्रा की, 2-3 देशों में और भी गई हैं, फाइनली आ गई है ताइवान के अंडर में। और ताइवान में जब आ गई हैं तो चाइना को ऑफ कोर्स मिर्ची तो लगना ही है, यानी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ताइवान को चाइना अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। जैसे हम लोग अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड ताइवान की बात करते हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। धमकी मिल रही थी चाइना से काफी समय से कि आप यहाँ पे मत आइए, अगर आप यहाँ पे आओगे तो उससे जिम्मेदार आप खुद होगे। वो बहुत समय से धमकी दे रहा था, लेकिन यूएसए ने उसकी धमकी को इग्नोर करके फाइनली पिलोसी वहां पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा है। चाइना ने ये कहा है कि देखो मेरे मना करने के बावजूद भी तुम आ गए तो एक्शन तो मैं लूंगा। ठीक है, चाइना ने कहा कि एक्शन तो मैं लूंगा, और उस एक्शन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूएसए के ऊपर होने वाली है। ताइवान ने पता क्या होता है, ताइवान ने बहुत सारे बंकर बना रखे हैं वहां पे। इन केस अगर चाइना ने अटैक कर दिया तो वहां की जो जनता है,
ठीक है, जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, वो बंकर में चली जाती हैं। तो ताइवान में एक्चुअली ऑलरेडी रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है और बंकर वंकर वहां पे जो साफ सफाई कर दी गई है, वहां पे खाने पीने का जो 2-2 3-3 महीने का राशन उन्होंने डाल दिया है। तो मतलब माहौल एकदम पूरा गर्मा गया है और उसी के सिचुएशन में ये पूरी कहानी थी। तो फाइनली बेसिकली वो यहाँ पे आ गई हैं। कल भी हम लोगों ने ताइवान इशू के बारे में थोड़ा बताया था आपको कि यहाँ पे जो है ताइवान स्टेट होती है, ये आपका जो है साउथ चाइना सी इधर रहता है, थोड़ा ऊपर जाओगे आप नॉर्थ की साइड में तो ईस्ट चाइना सी रहता है, इधर आपका पैसिफिक ओशन है, नीचे आपका जाता है ल्यूजोन स्ट्रेट। तो इन सारी की सारी वाटर बॉडी से के बीच में पड़ता है आपका ताइवान। ठीक है, कहाँ पड़ता है आपका ताइवान। ताइवान के रिलेशन बहुत पुराने हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। रिपीटेड सा टॉपिक है तो इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कल आपसे 3 एमसीक्यू मैंने पूछे थे, तीनों का आंसर आपका यहाँ पे है। पहला जो एमसीक्यू पूछा था वो पूछा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 1 और 3। ठीक है, इसमें जो है कंपलसरी एक्सेशन नहीं था फेडरेशन ऑफ इंडिया को लेके। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया कॉन्सेप्ट यहां से आया था और पार्शियल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोविंसेस भी हुआ था, क्योंकि इसके बाद फिर 1937 में इलेक्शन हुए थे ना, और उस इलेक्शन में जो है फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट भी किया था। कई कई जो है महीनों तक वहां पे उन्होंने मिनिस्ट्री भी रही थी उनकी। फिर बाद में जब 39 में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब फिर जाके उन्होंने सबने वहां पे रिजाइन कर दिया था। तो ये हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो 1 और 3, ठीक है, आप यहाँ से प्रोविजन दोनों देख सकते हैं। महात्मा गांधी हैड लॉन्च्ड द फर्स्ट सत्याग्रह कहां पे किया था? चंपारण के अंदर किया था। देखिए चंपारण, बारदोली, साबरमती, खेड़ा, इसकी जो पीछे का कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कई बार एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लेता है ना, कि इसको आप ऑर्डर पे बताइए, पहले कौन सा हुआ था फिर बाद में कौन सा हुआ था। और कल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। देखिए शॉर्टकट बहुत आसान सा है, शॉर्टकट होता है केक। आसान है, याद रहेगा। C4 होता है चंपारण, A4 होता है अहमदाबाद और के मतलब खेड़ा। इसको आप खेड़ा से याद रखोगे। तो सबसे पहले हुआ था 1917 में आपका चंपारण, 18 में हुआ था अहमदाबाद और 18 में ही हुआ था आपका खेड़ा। लेकिन खेड़ा थोड़ा बाद में हुआ था। अहमदाबाद वाला इशू, अहमदाबाद जो मिल वाला इशू था वो थोड़ा पहले हो गया था। ठीक है, प्लेग वगैरह आ गया था, वो लेबर उनको जो है वो कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, वो सारी सारी चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा इसको आप देख सकते हैं। केक से याद रखना है सभी ने। उसके बाद ललित महल जो बनाया गया था जब वाइसरॉय इंडिया में आए थे, तो मैसूर में बेसिकली वो बनाया गया था और आज भी वहां पे एग्जिस्ट करता है। अगर आप कोई मैसूर से बिलोंग करते हैं, कभी मैसूर गए हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे जाके उसका मजा लूट सकते हो और अंग्रेजों के भैया ठाठ बाट देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलोसी, और ये तो सॉरी हो ही गया है पिलोसी वाला, तो हाँ ये करते हैं क्योंकि हर घर तिरंगा का प्रोग्राम सरकार चला रही है। हर घर तिरंगा, तो सभी बच्चे भी अपने घरों पे तिरंगा लगा सकते हैं। मैं भी मूड बना रहा हूँ तिरंगा लगाने का, अपने घर के ऊपर डेफिनेटली लगाएंगे। और जो फ्लैग कोड हमारे पास था डेफिनेटली उसके अंदर भी चेंजेस कर दिए गए हैं। पहले आप नाइट के टाइम में फ्लैग नहीं लगा सकते थे, लेकिन अभी सरकार ने उसको चेंज कर दिया है। तो दिन और रात आप फ्लैग लगाइए, लेकिन वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन वो सारी की सारी बातें की अलग बात है। लेकिन इंडिया का जो भी प्रेजेंट में जो फ्लैग है वो डिजाइन किसने किया था? वो डिजाइन किया गया था पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा। ठीक है, पिंगाली वेंकैया जी के द्वारा किया गया था। और 2009 में भारत सरकार ने इनके लिए जो है एक स्टैम्प पेपर भी जो है स्टैम्प भी इशू किया था। ये स्टैम्प की ही फोटो बेसिकली यहाँ पे डाली गई है। तो पिंगैया जी काफी न्यूज में है और आंध्र प्रदेश से बेसिकली बिलोंग करते थे और 1876 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा इसका आप देख सकते हो। तो आंध्र प्रदेश में काफी माना जाता है इनको, स्टैच्यू वगैरह वहां पे लगाए गए और जो वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया भी उनका, वो सारा चीजें। ठीक है, तो आप थोड़ा देख सकते हो। और बहुत पढ़े लिखे थे, ब्राह्मण फैमिली से, तमिल ब्राह्मण चेन्नई में एक्चुअली मद्रास में इनका पढ़ाई लिखाई हुई और ब्राह्मण फैमिली से, पढ़ी लिखी फैमिली से बेसिकली बिलोंग करते थे। और ग्रेजुएशन इनका ब्रिटेन से हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटीज में से है, कैम्ब्रिज में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर उसके बाद वो साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में जब एंग्लो बोयर वॉर हो रहा था तो उसमें ये एज अ ब्रिटिश सोल्जर्स इन्होंने जो है ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़े थे। और वहीं पे एक्चुअली इनकी महात्मा गांधी जी से मुलाकात भी हुई थी और वो मुलाकात ऐसी हुई कि 50 सालों तक इनकी दोस्ती गांधी जी के साथ रही। बहुत बार गांधी जी से मिले, देखे गए। और जब ये अफ्रीका में थे तो ये जो है ब्रिटिश, जो जिसे हम लोग जो है ब्रिटिश जैक कहते हैं, जो वहाँ का जो फ्लैग है उसको सैल्यूट किया करते थे। लेकिन इनके मन में हमेशा ये रहता था कि यार इंडिया का अपना खुद का फ्लैग भी होना चाहिए। और फिर बाद में फ्लैग को लेकर इनका फैसिनेशन काफी बढ़ गया और 1916 में एक्चुअली इन्होंने पूरी एक बुकलेट इशू किया जिसमें जो है बहुत सारे फ्लैग के डिजाइन थे। 24
फ्लैग के डिजाइन थे और इन्होंने ये बुक गांधी जी को भी दिखाई थी, गांधी जी को बहुत पसंद आई। फिर बाद में 1931 में इंडिया का जो ऑफिशियल फ्लैग था जिसके अंदर चरखा बना हुआ था वो भी इन्होंने ही डिजाइन किया था। उससे पहले भी एक दो फ्लैग इन्होंने डिजाइन किए, लेकिन जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो फाइनली इनको ही वो काम दिया गया। और जो आज के समय में जो प्रेजेंट हमारा जो ट्राई कलर है हमारा तिरंगा है वो इन्होंने ही डिजाइन किया। और 2014 में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने इनको भारत रत्न देने की भी डिमांड की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो हो नहीं पाया। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, पर्सनैलिटी इन न्यूज। और क्योंकि हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आज के 3 क्वेश्चन भी मैंने जो है आपकी हिस्ट्री से ही डाले हैं, आप उसको डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया था, आप मुझे यहाँ से देख के बताइए। ग्रिगोरियन कैलेंडर मतलब जो आज के समय में हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं उसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। कब यूज किया, इंट्रोड्यूस किया था वो आप मुझे बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेटलमेंट कंप्राइज जमींदार एज द मिडल मैन टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू। तो जमींदार जो है वो टॉप पे भी था, जमींदार जो है बॉटम बीच में भी था। तो कौन सा वो सिस्टम था जिसमें जमींदार को एज अ मिडिल मैन इंक्लूड किया गया था, तो आप मुझे बताना है। तो एक ABCD आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। तो उनके दौरान जो है कौन से वॉर यहाँ पे हुए थे, आप उसको आराम से पढ़िए, स्क्रीन को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट आंसर करिए। आपके सभी के कमेंट का मैं वेट करूंगा, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस झारखंड 100% लोकल रिजर्वेशन। तो बात ये थी, और ये कोई आज का टॉपिक नहीं है, 2016 का बेसिकली ये इशू है। तब झारखंड ने क्या किया था, झारखंड में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम लोग 100% रिजर्वेशन जो है अपनी लोकल जनता को देंगे भैया। बाहर से, झारखंड से बाहर अगर कोई भी आएगा तो उसको हम लोग जॉब नहीं देंगे। फिर बाद में मामला झारखंड हाईकोर्ट के अंदर गया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये तो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 16(2) और आर्टिकल 16(3), आर्टिकल 35 है, सभी का वायलेशन हो रहा है। फिर मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोल दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। हमारे फोर फादर्स ने कभी नहीं चाहा था, ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, कि ऐसा होना चाहिए। भैया इंडिया एक पूरा एक नेशन है, आप जहां मर्जी जाके आप जॉब कर सकते हो, अब लोकल लोगों को 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। हाँ, प्लेस ऑफ रेजिडेंसी वगैरह आप कुछ कंडीशन लगा सकते हो, लेकिन वो भी 100% नहीं होता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आर्टिकल था, छोटा सा आर्टिकल है, वैसे तो लोकल न्यूज है, रीजनल न्यूज है, लेकिन इसकी नेशनल रेमिफिकेशंस हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि वैसे तो हमें लोकल न्यूज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जिसका जो नेशनल रेलेवेंस होता है वो डेफिनेटली हम लोग पढ़ सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने जब बुर्का वाला इशू चल रहा था, है ना, बुर्का बैन वाला, तब हम लोगों ने किया था। महाराष्ट्र में जब लोकल इलेक्शन में जब OBC रिजर्वेशन की बात हो रही थी, वो भी टॉपिक हम लोगों ने अच्छे से किया था, क्योंकि उन टॉपिक्स का जो है नेशनल रेलेवेंस होता है। तो इंडिया में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रोविजंस हैं रिजर्वेशन को लेके, आप उसको पढ़ सकते हो। ये मैंने आपके सेल्फ स्टडी के लिए डाल रखा है, तो एक एक प्रोविजन को आपको बताने का कोई फायदा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 15(4) है, 16(4) है, उसके बारे में बात करता है, रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, SC/ST रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बारे में बात करता है। फिर हम लोगों ने 81st अमेंडमेंट एक्ट किया 2000, उसमें फिर जो वैकेंसीज थी उनके बारे में हम लोगों ने बात किया। आर्टिकल 330, 332 जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC/ST की रिजर्वेशन की बात करता है। 43, 233, 235 ये हमारा पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में जो है SC/ST रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। हालांकि लक्ष्मीकांत में सब कुछ आपको दिया हुआ है, लेकिन लक्ष्मीकांत में एक जगह पे सारे प्रोविजन आपको नहीं मिलेंगे, है ना, वो अलग अलग जगह पे मिलते हैं। DPSP वाले अलग मिलेंगे, फंडामेंटल राइट अलग मिलेंगे, और पंचायत वाले अलग से मिलते हैं। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है एक साथ इसको कंसोलिडेट कर दिया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे सामने आता है दोस्तों, वही आता है, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछ सकता है, और ज्यादा नहीं, कुछ डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन सीधा सा आपसे पूछ सकता है कि जो न्यू स्टार ट्रीटी है विच वाज रिसेंटली न्यूज, ये कौन कौन सी कंट्री के बीच में है, इतना सा पूछ सकता है आपसे। तो वो किसके किसके बीच में है, USA के बीच में है और रशिया के बीच में है, ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। बेसिकली बात ये थी कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो 1991 में कोल्ड वॉर का खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद जो USSR था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो और USSR के पास और अमेरिका के पास बहुत जबरदस्त बड़ी बड़ी जो है इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हुआ करती थी, और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हुआ करते थे जिसको ये डिप्लॉय करके रखते थे। देखिए फर्क होता है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना इज अ डिफरेंट थिंग, आपके पास न्यूक्लियर वेपन होना वो भी एकदम रेडी सिचुएशन में, जिसे डिप्लॉय कहते हैं, दोनों चीजों में फर्क होता है। आपने बना के अपने उसके अंदर स्टोर रूम के अंदर रख दिया वो अलग बात है, लेकिन बॉर्डर के ऊपर आपने तैनात कर रखा है,
उसे डिप्लॉय कर रखा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो हजारों की संख्या में बहुत सारे न्यूक्लियर जो वेपन्स थे उनको डिप्लॉय कर रखा था। इंटरनेशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिप्लॉय कर रखा था रशिया ने अमेरिका की तरफ, अमेरिका ने रशिया की तरफ। तो 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इन्होंने सोचा यार ये कोई फायदा नहीं है झगड़ के खामखा फालतू में, तो ऐसा करते हैं आपस में ट्रीटी कर लेते हैं और अपना जो न्यूक्लियर वेपन का जो आर्सेनल है ना, उसे कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं। तो तब जो है 1991 में सबसे पहले ट्रीटी हुई थी जिसे कहा गया था स्टार्ट वन ट्रीटी। ठीक है, इसके अंदर जो है अलग अलग प्रोविजन है, इतना ज्यादा जानने की आपको डिटेल में जरूरत नहीं है। फिर बाद में जो है 2009 के अंदर जब ये ट्रीटी एक्सपायर हो गई थी तो 2009 के बाद जो है फिर एक और ट्रीटी किया गया जिसे कहा गया न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसमें जो है बराक ओबामा उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने इस ट्रीटी को किया था। 2019 में ये ट्रीटी हुई थी। फिर जो है ये ट्रीटी 2021 में एक्सपायर होने वाली थी। तो 2021 में जब एक्सपायर होने वाली थी तो इस ट्रीटी को जो है फिर से एक्सटेंड कर दिया गया था। तो अभी ये ट्रीटी जो है 2026 तक 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, 2026 में ये एक्सपायर होने वाली है। तो अभी यूएसए और रशिया के बीच में जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसको देख के लगता है कि ये ट्रीटी को आगे वो लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे। लेकिन रशिया ने और अमेरिका ने दोनों ने इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया है। हो सकता है कि आने वाले समय में न्यू स्टार्ट ट्रीटी को और ज्यादा 5 से 10 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। इसमें इन्होंने ये कहा था, जो 2010 की ट्रीटी हुई थी बराक ओबामा वाली, कि भैया हम लोग 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज्यादा डिप्लॉय नहीं करेंगे। सोच के देखिए, इतना तो डिप्लॉय के लिए कहा है, कम से कम 8 से 10 हजार न्यूक्लियर वेपन उनके पास हैं, इससे ज्यादा हम लोग डिप्लॉय नहीं करेंगे। और 700 मिसाइल से ज्यादा हम लोग डिप्लॉय नहीं करेंगे, समझ रहे हो। और एक दूसरे के जो भी साइट्स होती हैं जहां पे आप डिप्लॉय करते हो वहां पे टाइम टू टाइम आप इंस्पेक्शन भी करेंगे। मतलब रशिया वाले जो है अमेरिका में जाकर इंस्पेक्शन करेंगे, अमेरिका वाले रशिया में जाकर इंस्पेक्शन करेंगे कि भैया कहीं इसके वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं। और ट्रंप ने यह बार बार कहा था कि रशिया जो है इसका वायलेशन करता है, जितना उसने प्रोमिस किया था उससे ज्यादा उसने डिप्लॉय कर रखा है। वो अलग अलग कहानी है, उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे। बट स्टिल थोड़ा सा आपको न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा मुझे लगता है एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में तो कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। इंडिया इज हाईएस्ट प्रायोरिटी मालदीव प्रेसिडेंट। तो भैया मालदीव ने और इंडिया ने देख सकते हो मोदी जी और इनकी मुलाकात हुई है नई दिल्ली के अंदर। तो मिस्टर सोली जो हैं, अब्राहिम इबू सोली नाम है इनका, इंडिया में आए हुए हैं, मालदीव के प्रेसिडेंट हैं। और मोदी जी से मुलाकात हुई और साइबर सिक्योरिटी को लेकर हमारे बीच में काफी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ है। एक तो वो आपको जानना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी वाला। उसके अलावा एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने चला रखा है वहां पे जिसे कहते हैं ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये एक एक्चुअली एक ब्रिज है जो कि मेन जो कैपिटल है मालदीव की माले, उसको जो है आसपास की आइलैंड के साथ जोड़ता है। और 500 मिलियन का लगभग का प्रोजेक्ट है ये। वो उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यूपीएससी में इतना ज्यादा नहीं पूछता है। बट यूएसए और इंडिया और मालदीव के रिलेशन के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। जब मालदीव की बात करते हैं तो एक तो डेफिनेटली हमारा पड़ोसी है ही है, तो नेबरहुड पॉलिसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और काफी पुराने कल्चर रिलेशन भी है हमारे मालदीव के साथ, ट्रेड रिलेशन तो है ही। और क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है भैया, तो हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी माले के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाइना लगातार वो भी मालदीव के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता है। और पिछले कुछ समय से जब से वहां के जो पुराने प्रेसिडेंट थे वो भी श्रीलंका की तरह चाइना के काफी क्लोज हुआ करते थे। अभी तो वो नहीं है, अपोजिशन में हैं और लगातार इंडिया के ऊपर अटैक करते रहते हैं। और वहां पे सोशल मीडिया में इंडिया आउट करके कैंपेन भी चलाए जाते हैं। बट स्टिल वहां के जो प्रेसिडेंट हैं वो काफी इंडिया के क्लोज हैं। तो काफी पुराने रिलेशन है हमारे। 1998 में जब वहां पे मिलिट्री कूप हो रहा था उस समय इंडिया ने वहां पे एक जो अपने पैरा ट्रूपर्स को, सिक्योरिटी पर्सनल को भेजा था, उसे कहते हैं ऑपरेशन कैक्टस। ये आपने याद रखना है, ऑपरेशन कैक्टस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। उसके अलावा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं जिसका नाम है एक्यू वेरिन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक्यू वेरिन। फिर कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव जो है उसमें भी इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, मॉरिशस के साथ मिलकर हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। 2014 में जब सुनामी आई थी तो उस समय इंडिया ने सबसे पहले वहां पे हेल्प किया था। जो हम लोगों ने इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव था, मालदीव सबसे पहला कंट्री था जिसकी हम लोगों ने हेल्प किया था और वहां पे बहुत सारी वैक्सीन हम लोगों ने भेजी थी। उसके अलावा जब
जब वर्ल्ड सप्लाई चेन वगैरह पूरी डिस्टर्ब हो गई थी तो इंडिया ने अपना जो मिशन सागर प्रोग्राम है उसके तहत काफी ज्यादा हेल्प हम लोगों ने मालदीव की किया था। राशन पानी हम लोगों ने वहां पे खूब भेजा था, पानी भी भेजा था, बल्कि पानी की पीने की वहां पे कमी हो गई थी तो हजारों लाखों लीटर हम लोगों ने इंडिया से पानी भेजा था। तो थोड़ा सा आप उसको देख सकते हो। तो ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता ही दिया है, जो माले और आसपास की जो है उसको जोड़ता है। तो एक इंडियन कंपनी है एफकोन्स, उसने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे लिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो। और अगर इंडियन ओशन की बात करें तो कई इंपॉर्टेंट इंडियन ओशन में हमारे पास लोकेशन हो जाती हैं। देखिए जूम में इसको अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आपके पास एटलस है तो आप एटलस में देख सकते हो डेफिनेटली। तो ये हमारा जो है प्यारा भारत है और यहाँ पे आ जाता है आपका ये मालदीव। ठीक है, छोटा सा मालदीव है। मालदीव से नीचे जाओगे तो यहाँ पे चैगोस आर्किपेलागो है, जहाँ पे डिगो ग्रेशिया नाम का अमेरिका का बहुत बड़ा नेवल बेस है। अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस एक्चुअली यहीं पे है, और जिससे वो पूरे इंडियन ओशन के ऊपर पूरी तरह से नजर रखता है। और इसके थोड़ा सा साइड में जाओगे सेचल्स नजर आता है, सेचल के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इसको देख सकते हो कंप्लीटली। और अगर हमने ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है अपने एनसीईआरटी वगैरह में या कहीं और से, तो रीयूनियन आइलैंड जो है इसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होगा। इसे रीयूनियन हॉटस्पॉट भी कहते हैं। जब इंडियन प्लेट जो है वो अंटार्कटिका से ऊपर आ रही थी तो रीयूनियन आइलैंड के ऊपर से होकर ही एक्चुअली इंडियन प्लेट यहाँ पे आया था, और यहाँ पे लगातार जो है बेसाल्टिक लावा वो बाहर आता रहता है। और इंडिया में जो हमारा डेक्कन ट्रैप है, ठीक है, ये एक्चुअली यूनियन जब इंडिया यहाँ पे हुआ करता था तब ये जाके पूरा वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हुआ था। तो ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, आपको एनसीईआरटी में शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली जाके उसको जरूर पढ़ें। इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हॉटस्पॉट वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लक्षद्वीप है, तो नीचे जो है मिनिकोय आइलैंड आता है। ठीक है, कारावती इसकी कैपिटल है। आपसे मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे यहाँ से एक सवाल पूछना है। सवाल यह है कि मुझे ये बताइए कि मालदीव और मिनिकोय आइलैंड के बीच में जो बाउंड्री लाइन है इसका नाम क्या है। ठीक है, एक लाइन होती है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, उसका नाम बस आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। एनसीईआरटी का टॉपिक है ये, कोई बहुत फैंसी टॉपिक नहीं है। अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपके आंसर भी पता होगा। ठीक है, आप मुझे वो बताइए। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जो हमारे लक्षद्वीप जो आइलैंड है और जो मिनिकोय आइलैंड है, इसके बीच में भी एक लाइन है जो दोनों को सेपरेट करती है, आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो दो सवाल आपको मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, आपको मुझे डेफिनेटली वो बताना है। केरला का जो हाई कोर्ट है वो लक्षद्वीप के हाई कोर्ट, मतलब केरला हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है वो लक्षद्वीप तक जाती है। ठीक है, और अंडमान निकोबार आइलैंड की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ तक, मतलब जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार के ज्यूरिसडिक्शन को देखता है। ठीक है, तो दोनों थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैं सेल्फ स्टडी के लिए ही इसको छोड़ के जा रहा हूं। द गवर्नमेंट पैकेज टू रिवाइव द बीएसएनएल, ये हम लोगों ने परसों भी किया था कि बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए सरकार ने कुछ नए नए स्टेप ले रही है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फैक्चुअल चीजें यहाँ पे थोड़ी ज्यादा दे रखी हैं, कितना पैसा मिला है नहीं मिला है, क्या क्या करेंगे एंड ऑल दैट। बट स्टिल इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि बीएसएनएल को थोड़ा रिवाइव किया जाए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पैकेज हम लोगों ने बीएसएनएल को अभी अभी दिया है, जिसमें जो है 5G टेक्नोलॉजी, 4G टेक्नोलॉजी और जो फाइबराइजेशन है वो सब कंप्लीट करने के लिए दिया है। तो थोड़ा आप इसको सेल्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास दोस्तों एक्सप्लेन सेक्शन है वो आता है, देखिए, हैज बेल अंडर PMLA बिकम नियर इम्पॉसिबल। इस टॉपिक हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं और आपको मैं बता चुका हूं। जो PMLA है हमारा, PMLA मतलब समझते हो ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। अगर भैया आप एक बार इसके अंदर अरेस्ट हो गए तो समझ लीजिए आपको बेल मिलना नियर इम्पॉसिबल हो जाता है, आपको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे बेल को लेके वो है 45(1), जो नियर इम्पॉसिबल हो जाती है आपकी बेल मिलना। अब इसके खिलाफ जो है कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किया था कि महाराज जो 45A है ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि बेल मिलना आपका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। समझ रहे हैं? तो अपोजिशन का ये आर्गुमेंट था, मतलब जिन्होंने फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि सरकार जो है ज्यादातर फालतू में लोगों के ऊपर रेड डालती रहती है, उन जो कि पॉलिटिकल ओपोनेंट्स होते हैं उनको जेल में डाल देती है अंडर PMLA, और फिर बाद में बेचारे वो जेल में ही पड़े रहते हैं, उनको बेल भी नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो 45A है ये बहुत नेसेसरी है, ये बिल्कुल भी अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये सेक्शन 45A को लीगल यहां पे ठहराया है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन लगा दी हैं अगर किसी को बेल चाहिए, मान लो PLA के अंदर। देखिए मैंने कहा नियर इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल थोड़ी ना कहा है। अगर बाई चांस किसी को बेल चाहिए तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी आदमी बेल के लिए एप्लीकेशन डालता है, बेल के लिए एप्लीकेशन डालता है, उसके अगेंस्ट में
गवर्नमेंट को अधिकार है अपने आर्गुमेंट रखने का कि इसको बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि कोर्ट को 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए कि ये पर्सन बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है। अगर 1% का भी शक लगता है कोर्ट को तो उसको बेल नहीं मिलेगी। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट को आर्गुमेंट रखने का अधिकार होना चाहिए उस आदमी के अगेंस्ट में, और दूसरा कोर्ट को 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। और यूजुअली क्या होता है, ये दोनों कंडीशन जो है, जो जिसको बेल चाहिए वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं और वो जेल में ही पड़े रहते हैं। पीएमएलए आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि जो ईडी है ना, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो पीएमएलए के अंडर में केस लड़ती है। तो दो कानून होते हैं, एक होता है पीएमएलए और दूसरा होता है फेमा। इन दोनों के तहत फेमा FEM में जो है वो ईडी के अंदर में केस आता है। तो ईडी जो है किसी के ऊपर रेड कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है ना, उसको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के। ईडी के पास काफी इंपॉर्टेंट पावर्स होती हैं और आजकल ईडी हमेशा न्यूज में, पिछले 8-10 महीने से तो है ना, रेड पे रेड चल रही है भयंकर तरीके से। महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप कर्नाटका में देख लीजिए, वेस्ट बंगाल में देख लीजिए, है ना, वो सारी सारी चीजें हैं। इसलिए जो है ईडी थोड़ा सा न्यूज में है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है पीएमएलए को बेसिकली जो इंट्रोड्यूस किया गया था, पीएमएलए का मतलब ही है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है इसका नाम, है ना। बाद में जो है करप्शन वगैरह जो होती है वो चार्जेस वगैरह सब यहाँ पे किए जाते हैं। तो पीएमएलए के तहत दो तरह की बेल होती हैं, मतलब क्राइम होते हैं, कोग्निजिबल होते हैं और नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल तो आपको मैंने बता ही दिया है ना, नॉन बेलेबल होता है। तो ये थोड़ा सा क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो कब पास हुआ था कब पास नहीं हुआ था। ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए बेसिकली मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और ये इसके कई सारे एलिगेशन लगाई जाती हैं कि पीएमएलए का मिसयूज करती है सरकार। पॉलिटिकल जो राइवल्स होते हैं, अपोजिशन वाले होते हैं, उनके ऊपर सरकार खामखा जो है रेड डालती है। भैया सोनिया गांधी के ऊपर भी केस डाल रखा है ईडी ने, पूछताछ उनसे भी होती रहती है नेशनल हेराल्ड वाले केस में, है ना। काफी पुराना केस है, कोई नया केस नहीं है। और फालतू की FIR दी करवाई जाती हैं, रेड डलवाई जाती हैं। तो ये कुछ कुछ जो है आर्गुमेंट हैं जो कि पीएमएलए के अगेंस्ट में आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये भी मैंने आपकी सेल्फ स्टडी के लिए डाल रखा है क्योंकि ये मैंने पिछले हफ्ते 2 बार ये टॉपिक करवाया है, तो आज इसको मैं नहीं करवाऊंगा। कि बेल का मतलब क्या होता है, कंडीशनल रिलीज होती है ना। कंडीशन मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। आपका पासपोर्ट पुलिस अपने पास रख सकती है, कोर्ट आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप इंडिया छोड़ के बाहर नहीं जाओगे, या फिर कोर्ट आपको कुछ पैसा वैसा भी आपसे जो है बॉन्ड के रूप में भरवा सकती है। तो कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और बेलेबल और नॉन बेलेबल दो तरह के हमारे पास क्राइम्स होते हैं, और तो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। इंडिया में 3 तरह की बेल होती है, रेगुलर बेल होती है, इंटरिम बेल होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है। रेगुलर बेल तो यूजुअली जो नॉर्मल बेल होती है हमारी, है ना, जो सेक्शन 437 और 439 के अंडर में आता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब ये होता है कि आपके अरेस्ट करने से पहले ही अगर आपको बेल मिल जाती है, उसे एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। और इंटरिम बेल का मतलब जब आपने एप्लीकेशन डाल रखी होती है, उस एप्लीकेशन पे जब तक कार्रवाई नहीं होती, उस बीच वाली बेल को बोलते हैं इंटरिम बेल, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें सेल्फ स्टडी के लिए डाला है मैंने, क्योंकि आपको मैं कई बार इसको करवा चुका हूं, तो बार बार सेम चीज को रिपीट करके कोई खास मजा नहीं आता है। आज का जो एडिटोरियल है वो कहता है, देखिए, रिकॉलिंग इंडियाज अंटार्कटिका एक्टिविटीज। तो जयराम रमेश जी ने लिखा है, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, अभी भी हैं, और एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहे हैं हमारे। उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया था उस टाइम पे। बट यूजुअली क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जब कोई आर्टिकल लिखते हैं तो काफी ज्यादा वो पॉलिटिकल हो जाता है ना, गवर्नमेंट को गाली गलौज करना, क्रिटिसाइज करना फालतू में। लेकिन इनका आर्टिकल ऐसा नहीं है, अच्छा आर्टिकल है, पढ़ने में मजा आएगा आपको। तो थोड़ा को मैं बता देता हूँ। सरकार ने जो है कुछ साल पहले एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो उस बिल का अभी पास हुआ वो लोकसभा में, राज्यसभा में तो पहले हो चुका था। लोकसभा के अंदर सरकार ने अंटार्कटिका बिल जो है वो पास किया है। ये 3-4 दिन पहले मैंने आपको टॉपिक करवाया था, हल्का सा रिवाइज आपको करवा देता हूं। डिटेल में अगर आपको जानना है तो 3-4 दिन पहले वाली एनालिसिस आप जाकर देख सकते हो। जब भी आपको कोई एनालिसिस देखनी होती है, उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहां पे टाइम स्पेंड देखने को मिलेगा। उसमें क्या रहेगा, जो भी टॉपिक होता है उसका टाइम वहां पे लिखा होता है। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक देखना है, उस टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही आप टॉपिक आप देखोगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा एनालिसिस आपने देखना है, अगर कोई प्रीवियस आर्टिकल देखना है। हाँ, डेली टू डेली आप पूरी एनालिसिस को देखोगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर टॉपिक में मजा आए, हर टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। तो अंटार्कटिका बिल हम लोगों ने बेसिकली अभी लोकसभा के अंदर पास कर दिया है, और बहुत जबरदस्त एक बिल है। बेसिकली होता क्या था, अंटार्कटिका के अंदर जब भी हम लोग कोई मिशन भेजते थे तो वहां पे बहुत सारे पर्सनल हमारे साइंटिस्ट लोग जाते थे, रिसर्चर्स जाते थे, है ना। कई बार ऐसा होता था कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी हमारे साथ कोलैबोरेशन करके वहां पे जाते हैं। तो वहां का जो एनवायरमेंट है, वहां की जो इकोलॉजी है, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती थी। तो उसको लेके जो है सरकार जो है काफी ज्यादा चिंतित थी। तो सरकार ने ये कहा कि भैया, हमारा जो भी रिसर्चर
अगर अंटार्कटिका में जाता है, अगर मान लो बाई चांस उसने वहां पे कोई क्राइम कर दिया, किसी तरह का कोई भी क्राइम कर दिया, फिर वहां पे जाके उसने वहां के जो इकोलॉजी है, वहां का जो एनवायरमेंट है, उसको नुकसान पहुंचाया, तो उसके जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो अभी हम लोगों ने अंटार्कटिका तक इंक्रीज कर दी है, ये इनका मानना है। ठीक है, तो इस पूरे एक्ट के बारे में बेसिकली इन्होंने यही कहा है कि जो हम लोग एक्सपेडिशन करते हैं वो पेनल्टी लगाई जाएगी उनके खिलाफ जो वहां पे सारी चीजें करेंगे। अगर कोई वहां पे इन्वेजिव स्पीसी इंट्रोड्यूस करता है, कोई चाहे बैक्टीरिया भी क्यों ना हो, अब स्पीसी का मतलब ये नहीं कि भैया बड़ा पेड़ आप वहां पे इंट्रोड्यूस करते हो, कोई छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी हो सकता है। अगर छोटा सा भी ऑर्गेनिज्म अगर हम लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया जो वहां का नेचुरल नहीं है, तो समझ लो वो भी एक क्राइम होता है ना। वो कोई एनिमल हो सकता है, कोई बर्ड हो सकता है, कोई छोटा मोटा माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें वहां पे प्रोहिबिट की गई हैं। आप वहां पे ड्रिलिंग नहीं कर सकते, आप वहां पे ड्रेजिंग नहीं कर सकते, आप वहां पे एक्सकवेशन नहीं कर सकते, और वहां के जो मिनरल रिसोर्सेज आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप वहां का जो नेटिव बर्ड्स हैं, प्लांट्स, आप उसको जो है डैमेज नहीं कर सकते हो। तो ये सारी कुछ कुछ चीजें जो है हम लोगों ने अपने बिल के अंदर डाली है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो जुरिस्डिक्शन है वो अंटार्कटिका तक हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया है। तो ये पुराना टॉपिक था, इसके बारे में आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं पहले। और दो मिशन है बेसिकली हमारे अंटार्कटिका के अंदर, है ना, जो रमेश जी ने भी बताए हैं, मैत्री और भारती। मैत्री और भारती आपको दिखाता हूं, जो हमारा जो प्रोग्राम है मैत्री, देखिए ये रहा, ये हमारा मैत्री प्रोग्राम है। ठीक है, आप इसको थोड़ा जूम करके देख सकते हो, जो आपके पास फाइल आएगी या गूगल वगैरह कर सकते हो, ये हमारा मैत्री प्रोग्राम है। ठीक है, तो एक्चुअली अंटार्कटिका को लेकर जो इंडिया ने जो शुरुआत की है वो आज से नहीं है। 1956 में पहली बार इंडिया ने यूनाइटेड नेशन के अंडर में आवाज उठाई थी कि अंटार्कटिका जो है वो पीसफुल यूज होना चाहिए, क्योंकि उस समय इंडिया को डर था कि अंटार्कटिका का जो यूज है वो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग वगैरह के लिए किया जा सकता है। और अंटार्कटिका के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर हमें फ्यूल भी मिलता है, यूरेनियम वगैरह बहुत सारा है वहां पे, तो उसका मिसयूज ना कर दिया जाए। तो 56 में एक्चुअली इंडिया ने सबसे पहली बात आवाज वहां पे उठाई थी, और इंडिया दुनिया का पहला ऐसा कंट्री था जिसने अंटार्कटिका को लेकर आवाज उठाई थी। सोच के देखिए, 1947 में इंडिया आजाद हुआ और सिर्फ 7-8 सालों के बाद ही इंडिया ने वहां पे आवाज उठाया था। हालांकि बाद में इंडिया की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और इंडिया भी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो गया, स्वेज कनाल क्राइसिस वगैरह वहां पे वो सब चल रहा था, वो अलग बात है। लेकिन 1959 में जो है सबसे पहले अंटार्कटिका ट्रीटी की गई, साइन की गई थी, और 12 कंट्री वहां पे इन्वॉल्व थी, लेकिन इंडिया उसका पार्ट नहीं था। इंडिया बाद में इसका पार्ट बना। लेकिन 1982 में जो है, जब इंदिरा गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तो सबसे पहला हम लोगों ने वहां पे एक्सपेडिशन भेजा था जिसका नाम था ऑपरेशन गंगोत्री। ठीक है, ऑपरेशन गंगोत्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, वहां का जो मिनरल्स हैं वो तो ऑब्जेक्टिव है ही, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और भी ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन ओशन का के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मॉनसून के ऊपर जो अंटार्कटिका के वेदर का क्या इंपैक्ट पड़ता है, मरीन बायोडाइवर्सिटी को हम लोगों ने स्टडी करना है, वो सारी सारी चीजें हैं। फिर सेकंड एक्सपेडिशन हम लोगों ने भेजा, वो भी हम लोगों ने 1982 में ही भेजा, उसी साल। पहला भेजा था 9 जनवरी को और दूसरा भेजा था दिसंबर 10 को, मतलब उसी साल भेजा था, एक दिसंबर में, दूसरा जनवरी में, ये हम लोगों ने दूसरे वाला भेजा था वहां पे। ठीक है, फिर बाद में फाइनली 1983 में इंडिया जो है अंटार्कटिका ट्रीटी का फाइनल फुल फ्लेज मेंबर बन गया, और 85 में चाइना वहां पे मेंबर बना। तो पहले इंडिया बना, उसके बाद चाइना बना। ठीक है, और आज जो है 46 मेंबर जो है इस ट्रीटी का जो है पार्ट है, जो कि अंटार्कटिका ये बोलता है कि अंटार्कटिका किसी एक कंट्री की टेरिटरी नहीं है, अंटार्कटिका जो है पूरी ह्यूमन रेस के लिए है। तो सभी लोग इसका रिसर्च वगैरह के लिए यूज करेंगे, डिफेंस पर्पज के लिए कोई भी अंटार्कटिका का यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री के जो है मिशन है, रशिया का यहाँ पे मिशन है, यूएसए का मिशन है, इंडिया का भी यहाँ पे मिशन है। फिर बाद में इंडिया ने, देखिए अब अंटार्कटिका में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो समर में क्या होता है ना, समर में तो वहां पे मिशन भेजे जा सकते हैं, लेकिन विंटर में मिशन भेजना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर बहुत -50 -60 तक चला जाता है ना, तो वहां पे आसान नहीं है सर्वाइव करना। लेकिन पहली बार इंडिया ने 1984 में विंटर में भी वहां पे अपना मिशन भेजा। फिर इंडिया ने जो है अपना वहां पे एक अनमैन्ड मिशन भी भेजा। ठीक है, अनमैन्ड मिशन मतलब खाली मशीनें गई, इंसान वहां पे नहीं गए, जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये हम लोगों ने भेजा। तो मैत्री को 1998 में भेजा और फिर भारती को 2012 में भेजा। अभी हमारे यहाँ पे 2 मिशन वो काम कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री जो है वो मैन मेड मिशन हुआ करता था। तो बहुत अच्छा, जयराम रमेश जी ने सरकार की काफी तारीफ की है और बहुत सराहना की है कि फाइनली सरकार ने जो है अंटार्कटिका के ऊपर ध्यान दिया है। आर्कटिक को लेकर ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है लास्ट टू लास्ट ईयर कि व्हाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन आर्कटिक। अंटार्कटिका को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है 110%। तो थोड़ा अपने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। तो इनका कहना है कि इंडिया ने बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। एक होता है पोलर रिसर्च वेसल।
तो ये बेसिकली शिप होते हैं, बड़े बड़े शिप होते हैं जो कि पोलर एरिया के अंदर ट्रेवल करते हैं, और इन शिप के सामने जो है ना वो आइस ब्रेकिंग करने के लिए मशीनें लगी होती हैं। अब देखो वहां पे तो भैया बर्फ जमी रहती है ना, तो बर्फ के तोड़ने के बाद रास्ता बनाना पड़ता है। इंडिया के पास अभी ऐसे शिप नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, रशिया से और नॉर्वे से इस तरह के शिप लेते हैं, वहां पे जाके हम लोग रिसर्च वगैरह करते हैं। तो इनका कहना है कि पहली बात इंडिया के पास खुद का शिप होना चाहिए, क्योंकि चाइना के पास खुद का शिप है तो हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जब हम लोग अपने फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह लेते हैं बाहर कंट्री से, जैसे हम लोग ने रफाइल वगैरह लिया, वो सारी चीजें, चिनूक लिया, तो हम लोगों को डेफिनेटली किसी ना किसी कंट्री से जो खरीद लेना चाहिए, मे बी रशिया से या नॉर्वे से, फ्रांस से, जहां से भी खरीद सकते हो। तो इंडिया को उसकी जरूरत है, ठीक है। और इंडिया का जो मैत्री रिसर्च स्टेशन है एक जो है पुराना हो चुका है, तो डेफिनेटली इंडिया को कुछ ना कुछ नए मिशन के बारे में भी सोचना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी और नया उस तरीके के साथ। तो ये कुछ इन्होंने आर्टिकल के अंदर बताया है, तो यहाँ से डेफिनेटली हम लोग एक मेंस के लिए भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्योंकि आर्कटिक को लेकर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये अंटार्कटिका को लेकर है। वाई इंडिया इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन द आर्कटिक रीजन, तो ये तो मैंने पूरे यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, अंटार्कटिका को आर्कटिक से रिप्लेस, मतलब आर्कटिक को अंटार्कटिका से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि आर्कटिक वाला क्वेश्चन यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया है, तो अंटार्कटिका को रिप्लेस कर दिया। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट, तो स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूली पास्ड बिल इन द पार्लियामेंट, जो अंटार्कटिका बिल की हम लोगों ने बात किया, जिसके प्रोविजन मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा दिए थे। तो ये था आज का जो है मेंस का क्वेश्चन जो आपको लिखना है डेफिनेटली। उसके अलावा वी हैव सम एडिशनल आर्टिकल्स आल्सो, तो मन करे तो पढ़ लेना, अदरवाइज तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्रीबीज को लेकर हम अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं, जो इलेक्शंस वगैरह में अंदर फ्रीबीज दी जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो द्वारा बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की जाती है, आपको ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे, उसके बारे में आर्टिकल है। अगर किसी ने पहले इस आर्टिकल के बारे में नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हो। और इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में कोई भी टॉपिक आता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग ही टॉपिक है, तो यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आपने, ये प्रीलिम्स का इसका कोई खास लेना देना नहीं है। टर्निंग पॉइंट इन द क्रिप्टो रेगुलेशन, अब इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, थोड़े समय के लिए, इसके बारे में कोई ना कोई एडिटोरियल डेफिनेटली फ्यूचर में आने वाला है, तब इसको बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आज का जो कोट है दोस्तों वो जो है नेशनल मंडेला जी का है, आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। कई सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर इतना सारा पढ़ना पड़ता है यूपीएससी में, हम लोग कॉलेज में भी जाते हैं, हमें घर का काम भी करना होता है, फिर यूपीएससी के लिए इतना सारा सिलेबस भी करना होता है, हमें पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, आंसर लिखना होता है, कि सर हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, लगातार हम लोग मोटिवेशन नहीं बना पाते। तो डिमोटिवेट ये बिल्कुल नेचुरल इंस्टिंक्ट है, समय आदमी का मन करता है यार गिव अप कर दो यार, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, तो गिव अप नहीं करना है आप लोगों ने, ठीक है। कोई भी आदमी लूज नहीं करता है, यू नेवर लूज, ईदर यू विन और ईदर यू लर्न। तो गलतियां करेंगे, हारेंगे भी, लेकिन उस हार से सीखेंगे। अगली बार हम लोग हारेंगे तो बेटर तरीके से हारेंगे, है ना। एवरी टाइम यू लूज बेटर, है ना। तो जैसे इस बार मान लो आपका कट ऑफ जो है 105 गया है और आपके जो है सिर्फ 95 आए, अगली बार हो सकता है आप लूज करो तो, लेकिन कट ऑफ कम से कम आपका 102 होना चाहिए, अगली बार आप पार करोगे। तो यू लूज एवरी टाइम बट यू लूज इन अ बेटर वे, और एक दिन ऐसा आएगा जब सक्सेस जो है आपके हाथों में होगी, उसी दिन का वेट करना है, पेशेंस बना के रखना है, लगातार मेहनत करना है, और पेशेंस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आज इसी के साथ जो है एनालिसिस को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।